हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पाई थी किसी कारणवश। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। छठा चैप्टर है। इससे पहले हम 6 चैप्टर जो है क्लास सिक्स के कर चुके हैं। सिक्स क्लास के कितने चैप्टर कर चुके हैं? 6 पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 6 चैप्टर हो गए हैं। आज हम सातवां करेंगे, कोशिका यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो अध्ययन बिंदु आज के क्या क्या रहने वाले हैं? कोशिका एवं कोशिका की खोज, फिर कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव, कोशिका की माप, आकृति और विभिन्न भाग, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। और ये सेल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी के साथ में आपने जैसे रीट की जो आपके आंसर की आई है उसको भी मिला लिया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये पास हो गया होगा। और हम अभी चर्चा करने वाले हैं, जिनका पास हो गया वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारा जो है प्री जो है वो क्लियर है। ठीक है ना? तो अपने शुरू कर रहे हैं आज का इस सेशन का जो पहला बिंदु है, कोशिका एवं कोशिका जीव के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? कोशिका एवं कोशिका जीव के बारे में। तो आप सभी ने मकान को बनते हुए देखा होगा। इसमें बनाने के लिए बहुत सी ईंटों की आवश्यकता होती है। इन ईंटों के आपस में जुड़ने से मकान का निर्माण होता है। इसी प्रकार सभी जीव जंतुओं के शरीर का निर्माण भी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कि जिस तरह से एक घर के अंदर है ईंट का काम है, वैसे एक शरीर के अंदर है, एक मानव शरीर के अंदर किसका यूज होता है? एक कोशिका का होता है। एक कोशिका जो होती है वो एक ईंट की तरह कार्य करती है। ठीक है ना? ये बात ये अपने को याद रखनी है। आगे है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो ये आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। आगे बात करते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपको याद रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। और इसके बारे में मैं एक एक्स्ट्रा डिटेल आपको बता दूं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो पेड़ की छाल यानी कोरक के अंदर की थी। कोरकनुमा संरचना थी। ठीक है ना? और ये जो थी ये कौन सी कोशिका थी जी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत। कई बार प्रश्न आता है जीवित कोशिका की खोज की, और प्रश्न में उत्तर आप क्या करके आते हो? रॉबर्ट हुक छाप के आ जाते हो। तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि वो जीवित कोशिका पूछ रहा है। आपके नॉर्मल सीधा आ जाए ना कोशिका की खोज, तब तो रॉबर्ट हुक आएगा। मृत कोशिका है तब भी रॉबर्ट हुक आएगा, लेकिन जीवित कोशिका के अंदर ये नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो आगे देखो, 1665 में सर्वप्रथम की थी। उन्होंने समय द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के नीचे कोरक की पतली परत को रखकर देखा था। कोरक की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी छत्ते समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन्हीं कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? कोशिका। कोशिका नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम दिया था सेल। क्या नाम दिया था? सेल का था। उन्होंने क्या कहा था? सेल का था। और उसी सेल से हिंदी अनुवाद क्या है? कोशिका। आप कोशिका भी याद रख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखी है यहाँ पे छत्ते के समान, ये स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी थी। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? देखो, कोशिका के आधार पे अपने देखें तो कुछ के अंदर तो एक ही कोशिका होती है और कुछ में एक से ज्यादा कोशिका होती है। इसी के आधार पे जीवों को बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, मनुष्य एवं दूसरे बड़े जीव जंतुओं का शरीर कई खरब अरब खरब है ना कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वह जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहु का मतलब अधिक हो गया, कोशिकीय यानी कोशिका होती है, कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि का शरीर एक कोशिका से बना होता है ना। ये तो आपके बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा। मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है ना? मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। ऐसे ही अगर पूछे कि ये जो एग्जांपल दे रखे हैं कुछ जीव पैरामीशिया वगैरह, इनकी कोशिका एक ही कोशिका से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है? ऐसे एक कोशिकीय जीव भी बहुकोशिकीय जीव के समान श्वसन, पाचन, वृद्धि, जनन सभी क्रियाएं जो है वो करते हैं। आगे है, प्रत्येक कोशिका में एक क्या होता है? केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस होता है। कोशिका में स्थित केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर जीवों में क्रमशः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम विभाजित किया गया है। यानी सभी जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपने केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक के चारों ओर कुछ में तो क्या पाई जाती है? कोशिका की झिल्ली पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन कुछ में ये झिल्ली नहीं पाई जाती है। उसी के आधार पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को बांटा गया है। यानी जिनमें उपस्थित होती है वो प्रो और जिनमें नहीं होती है
जिनमें अनुपस्थित होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें उपस्थित होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। उपस्थित है तब तो यू है, और उपस्थित नहीं है तो प्रो है, प्रो प्रो। ठीक है, आगे साइज की बात करते हैं। तो कोशिका का आकार 1 मीटर के 10वें लाखवें भाग यानी माइक्रोमीटर साइज होता है। कैसा होता है? माइक्रोमीटर, माइक्रो यू से लिखते हैं 10⁻⁶ लिखते हो जिसको, 10⁻⁶ जो है भाग के बराबर सूक्ष्म हो जाता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिका अति सूक्ष्म होती है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म दर्शिकी यंत्र की सहायता से कोशिका को देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर जो कि जीवाणु कोशिका है। अगर आपसे पूछे कि छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका पूछे, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? जीवाणु की है। किसकी है? जीवाणु की है। माइक्रोप्लाज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो माइक्रो, माइक्रो छोटा है ना। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का क्या है जी? अंडा है। सबसे बड़ी क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसका आकार 170 से 130 होता है, मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर क्या होता है? 10⁻³ होता है ना। कोशिका की आकृति की शेप की बात करें, कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, वे अपना आकार निरंतर बदलते हैं, जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा। हाँ, ये माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका सबसे छोटी कोशिका है। यानी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटी कोशिका। अगर सबसे छोटी कोशिका का प्रश्न आए तो आप आंसर क्या करके आओगे? माइकोप्लाज्मा करके आओगे भैया। क्या करके आओगे? माइकोप्लाज्मा करके आओगे। आगे देखिएगा, आगे जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, अमीबा का डायग्राम आपको दिखा रखा है। आगे है, कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है। गोल चपटी का एग्जांपल आ जाए तो कौन सी आ जाएगी? गोलाकार रक्त कणिकाएं कौन सी होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका जो होती है वो आपके इस तरह से कुछ गोलाकार जैसी संरचना पाई जाती है। इसके अलावा कई कोशिकाएं लंबी व तर्कु रूपी होती है, इन दोनों सिरे नुकीले होते हैं, जैसे पेशी कोशिका। पेशीय जो कोशिका है वो इस तरह से तर्कु रूपी होती है, ये होती है तरंकु रूपी। ठीक है ना। आगे नई कोशिकाएं बहुत लंबी व शाखित, जैसे तंत्रिका। और ये तंत्रिका किसका एग्जाम्पल है? सबसे लंबी कोशिका का एग्जाम्पल है। सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछ ले तो कौन है? तंत्रिका। एक बार फिर से, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है, और सबसे लंबी पूछ लेना तब आप तंत्रिका कोशिका करके आओगे। ये एग्जाम्पल जो दे रखा है ये आपने छोटी कक्षाओं में बहुत पढ़ा होगा, छठी क्लास में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं तक चलता है ये। आगे 11वीं 12वीं में भी आता है अगर बायो है तो आपके पास। तो ये जो डायग्राम है ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा क्या है जी इंपॉर्टेंट। इनके भागों के नाम भी याद रख सकते हो। डेंड्राइडस क्या होता है, तंत्रिकाक्ष क्या होता है, ध्रुमिकाएं क्या होती है ना। आगे देखो, वो अगले क्लासों में पढ़ेंगे अपने। सामान्यतः कोशिकाएं गोल चपटी लंबी होती है। क्या बड़े आकार के जीवों की कोशिकाएं का आकार बड़ा होता है? ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि बड़े आकार की जीवों की कोशिकाओं का आकार बड़े व छोटे आकार के जीवों के अंदर कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि शरीर मनुष्य या सॉरी जीव के आकार पर कोशिका का आकार निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ये बात आपने याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं बहुत बड़ी है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है जी। आगे देखो, कोशिका के आकार का संबंध कोशिका के कार्य से होता है। तो याद रखना, कोशिका का आकार किसके आधार पे बांटा जाता है? कार्य के आधार पे, एज ए वर्क फंक्शन जो है ना उसके आधार पे बांटा जाता है। उदाहरण है, तंत्रिका कोशिका संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। मनुष्य एवं चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी एवं शाखित होती है। जैसे चूहा छोटा सा है, मनुष्य बड़ा है, कितना बड़ा, फिर भी दोनों की तंत्रिका कोशिका की लंबी होती है और शाखित होती है। आगे उत्तक देखो, ये आपको पहले नीचे वाला डायग्राम समझना है। कोशिका जो होती है, कोशिका के समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, समान समान कार्य करने वाले और समान आकार व संरचना के आधार पे जो कोशिकाएं होती है उनका जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक से बनता है अंग, और अंग से क्या बनता है? तंत्र, और तंत्र से क्या बनता है? शरीर। ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखनी है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से क्या बनेगा? अंग, और अंग से क्या बनेगा? तंत्र, और तंत्र से क्या बनेगा? शरीर। शरीर यानी कि बॉडी बनती है भैया। क्या बनती है जी? बॉडी। याद रखें इस बात को।
आगे उत्तक अंग तंत्र होता है, उत्तक से अंग और अंग से तंत्र। प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका। संरचनात्मक मतलब संरचनात्मक या क्रियात्मक भी बोल सकते हो, यानी संरचना बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे क्या होती है भैया, छोटी इकाई जो होती है उसी को क्या कहते हैं, कोशिका। समान कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक बनाते हैं, ये कहते हैं की बात है। समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। देखो, एक समान कार्य करते हैं उसके आधार पे क्या बनता है, उत्तक। एक जैसे कार्य करने वाले उत्तकों को क्या कहते हैं, अंग। विभिन्न अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र, और विभिन्न तंत्रों से क्या बनता है, शरीर। जैसे तंत्र कौन कौन से, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, और भी जैसे कंकाल तंत्र, ये सारे तंत्र जो होते हैं ये आपके पूरे शरीर को बनाते हैं। ऐसे तंत्रिका तंत्र भी होता है। तो इस तरह से आगे ये आपकी गतिविधि है। जैसे प्याज का एक टुकड़ा ले सकते हो, चिमटे की सहायता से प्याज की एक पतली झिल्ली को निकाल सकते हो, इसकी कांच की स्लाइड पर रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है छोटी क्लासों के लिए और कुछ नहीं है, अपने काम की चीज इसमें ज्यादा नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर याद रख सकते हो, इस कांच की स्लाइड पर आपने मिथाइल ब्लू की एक बूंद डालकर उस पर कवर स्लिप रखना है। कवर स्लिप रखते हुए ध्यान रखें कि उसमें बुलबुले न हो। स्लाइड के नीचे एक ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, पेंसिल की सहायता से अपनी कॉपी पर इसका चित्र बना सकते हैं। तो याद रखना मिथाइल ब्लू क्या काम आता है, तो आपकी कोशिका की स्ट्रक्चर देखने में काम आता है। ऐसे दूसरा एग्जांपल भी दिया गया, ये भी आप देख सकते हो। आगे है कोशिका के विभिन्न भागों की बात करते हैं, पार्ट्स की हम बात करते हैं। तो कोशिका के तीन मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। देखो, कोशिका में मुख्य तीन ही भाग होते हैं, एक तो कोशिका होती है, एक कोशिका झिल्ली होती है, और एक क्या होती है, केंद्रक। देखो सॉरी, वापिस सुनो, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। पहले बात करें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज के नाम है। प्लाज्मा झिल्ली भी इसी को ही कहा जाता है, जिसे आगे लिख भी रखा होगा। ये कोशिका का बाहरी आवरण है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह सैर अंदर छिद्र युक्त होती है तथा वसा व प्रोटीन की बनी होती है। तो याद रखें, ये किसकी बनी होती है, वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका प्रवेश करने देती है, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में ये सहायक है। ये झिल्ली जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है। देखो, ये कुछ चयनित पदार्थों को आने देती है, इसलिए इसको चयनित, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी चुन चुन के पदार्थों को भेजती है ना। हाँ, आगे पादप कोशिका में झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। कौन, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। आगे है कोशिका द्रव्य जी, इसके बारे में बात कर रहे हैं जी, कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य में स्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जैसे देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये कोशिका झिल्ली है, ये बीच में केंद्रक आ गया, तो बीच में कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। इस पूरे लिक्विड को ही क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, गोल्जिकाएं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ईआर जिसको बोलते हो आप। इसके अलावा हरित लवक होते हैं, आदि संरचनाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, सेल ऑर्गन्स कहा जाता है ना। आगे है केंद्रक, ये सामान्यतः गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में केंद्रक लगभग मध्य में पाया जाता है, यानी सेंटर में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्र मध्य में नहीं होता है, एक साइड में होता है। यह दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इस झिल्ली के पदार्थ के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक में से एक छोटी सघन संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका अथवा न्यूरोओल्स कहते हैं, सॉरी न्यूक्लियोल्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है। केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं जो आनुवंशिक गुणों को अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का क्या होता है, कंट्रोल होता है। कंट्रोल कौन करता है, सेंटर में सेंटर सरकार करती है, तो सेंटर सरकार कौन है, केंद्रक है। लास्ट टॉपिक आ गया अपना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाएं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली आवरण होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स कौन से, जिनके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है।
ठीक है ना। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक, और जिनकी उपस्थित होती है ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे कोशिकांग में देखो, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगों का विवरण थोड़ा थोड़ा दे रखा है यहाँ पे। यहाँ आपको क्या बताया हुआ देखो, लाइसोसोम, इनमें बहुशक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। तो जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मघाती थैली कौन है? लाइसोसोम। द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज लाइसोसोम। आगे गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी बोल दो। ये झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, जैसे ये दिखा रखी है यहाँ पे, एक के ऊपर एक पट्टिका दिखा रखी है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया से दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं ना, ये रसगुल्ले से, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। आगे है, इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने किया। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने। अंतःप्राथमिक जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के अंदर अथवा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया द एनर्जी, या कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं इसको ना। माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है क्या इसके अंदर आपको? सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ये दिख रहे हैं। लाइसोसोम कौन सा है? मैंने बताया नहीं, ये छोटे छोटे डॉट से दिख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे, ये देखो, ये छोटे 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 छोटे, ये लाइसोसोम है। ये क्या है? लाइसोसोम है। ये क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है। ये जो रसगुल्ले से दिख रहे थे ना, ये बीच में बैक्टीरिया भी कह सकते हो, बैक्टीरिया जैसे कुछ कीड़ों मकोड़ों जैसी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी होती है। इसकी भीतरी बहुत वलित होती है। इसके वलित को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एनटीपी के रूप में बनती है। वलितों की क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। इस कारण इसी कोशिका के शक्ति ग्रह कहते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। आगे अंत प्रद्रव्य जालिका ईआर, ये भी दो प्रकार की होती है, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो देखो, यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देती है। किसके रूप में? नलिकाओं के जाल के रूप में। नलिकाएं होती है, ठीक है। और इसमें नलिकाएं भी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो सीधी सीधी होती है भैया, एक तो सीधी सीधी होती है, और एक जो होती है इस तरह से फुली हुई आकृति दिखाई देती है, फुली हुई, फुली हुई। एक जो होती है, एक होती है शाखित। एक क्या होती है जी? शाखित, शाखाओं में बंटी हुई होती है। एक ऐसे करके क्या होती है? शाखाओं में बंटी हुई होती है। जैसे एक आ गई, एक के बाद फिर एक में से 2 निकल गई, 2 में से 3 निकल गई, इस तरह से अलग अलग होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक। एक खुरदरी होती है और एक कौन सी होती है जी? चिकनी। चिकनी यानी एक तो रफ होती है और एक क्या होती है आपके? आर ई आर, रफ हो गई। एक एस ई आर, स्मूथ, स्मूथ, है ना। एक स्मूथ होती है चिकनी यानी स्मूथ, ई आर हो गई, और ये आर ई आर हो गई यानी कि रफ हो गई, है ना। खुरदरी अंतर्द्रव्य प्रजालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण कहते हैं। तो प्रोटोन फैक्ट्री कौन सी है? ये वाली है, ठीक है ना, ये याद रख सकते हो। आगे प्लेस्टिड, ये पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेस्टिड में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। ये हरे प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इन्हीं के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा, जिसे पेड़ पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णन अत्यंत आवश्यक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन है? प्लेस्टिड। प्लेस्टिड में भी कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्लोरो और एक ल्यूको। ल्यूको तो जो होता है वो आपका व्हाइट कलर का होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होता है? रंगीन होता है। आगे रिक्तिका, पादप कोशिकाओं में बड़ी एवं जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। कई बार रिक्तिका अनुपस्थित भी होती है जंतु कोशिका में। ये कुछ आपको दिखाए गए हैं। ये टेबल आप याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो, कोशिका के अंग है जंतु और है पादप। कोशिका भित्ति जो है उपस्थित या अनुपस्थित, उपस्थित या अनुपस्थित, ये आपको बताना है। केंद्रक की स्थिति मध्य में एक तरफ, मध्य में एक तरफ। देखो, ये अपने क्लियर कर ही लेते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है और पादप कोशिका में उपस्थित होती है। केंद्रक जो है जंतु कोशिका में मध्य में होता है और इसमें एक तरफ होता है। रिक्तिका का आकार जो है जंतु कोशिका में बड़ा होता है, सॉरी छोटा होता है, और पादप कोशिका में क्या होता है? बड़ा होता है। प्लेस्टिड जो है, प्लेस्टिड जो है ये अनुपस्थित होती है जंतु में और पादपों में उपस्थित होती है, जिसके कारण क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल वाला वर्णक, है ना। तो ये याद रख सकते हैं। आगे डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना के बारे में आपको पढ़ना है। देखो, इनका जन्म अविभाजित भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में 1943 में बीएससी ऑनर्स किया, 1945 में एमएससी ऑनर्स किया, परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। तो भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाकर कहाँ चले गए? इंग्लैंड। यहाँ लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ए रॉबर्टसन के अधीन अनुसंधान कर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से, डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका प्रदर्शित की। इन्हें 1968 में आनुवंशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है ना, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो ये डाटा अलग से आप तारे सितारे लगा के लगा सकते हो। ठीक है ना, किसके बारे में? डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, जो आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रही है। एक और है आपके सामने एक शख्सियत जिनका नाम है डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी। सतीश सी माहेश्वरी बीएससी ऑनर्स, एमएससी और पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से की। इन्होंने प्रोफेसर बी एम जोहरी के मार्गदर्शन में डकवीड, जिसको लिमनेसी फैमिली का एक छोटा पुष्पी पादप होता है लकवीड, की एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान किया। डॉक्टर माहेश्वरी समूह ने पुंकेसर कल्चर तकनीक का उपयोग फसल पशु पालन एवं सजावटी पौधों को उन्नत करने में किया। डॉक्टर माहेश्वरी 200 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए और इसके बाद में जो है इम्पोर्टेंट है ये सिग्नल ट्रांसजेक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स नामक एक पुस्तक का लेखन कार्य किया। इन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भट्ट नागर पुरस्कार, जेसी बोस गोल्ड मेडल, बीरबल साहनी गोल्ड मेडल एवं गोयल फाउंडेशन अवार्ड भी क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो ये भी एक अच्छा नाम है, पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है भैया? ये पादप से संबंधित है ना, पादप के ऊपर रिसर्च करने वाले जो है व्यक्ति हैं डॉक्टर सतीश सिंह माहेश्वरी जी। तो ये चीजें आज अपने पढ़ी, इतनी सारी चीजें अपने पढ़ चुके हैं। आगे अभ्यास, तो इसमें सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, प्लास्टिड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समान कोशिका समूह को एक विशिष्ट कार्य, समान कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? ऊतक। और ऊतकों का समूह क्या बनाता है? तंत्र। तंत्र बनाता है या अंग? अंग बनाता है। और अंगों का यह समूह क्या बनाता है? तंत्र। और तंत्र से क्या बनता है? शरीर। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से तंत्र बनता है। इस तरह से ये अपना जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर अपने किसके बारे में पढ़ेंगे? इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।